अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद में हूँ मारिया जदून। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी रही। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान आमने सामने रहे। पहले बात जुमले बाजी तक रही, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म के मोमन खसूसी और रुकने कौमी असम्बली अली नवाज आवान और नून लीग के रहनुमा शेख रोहेल असगर के दरमियान झड़प हुई और बात गालम गलोच तक भी जा पहुंची। नाज़रीन, ये अदम बर्दाश्त का कल्चर क्यों परवान चल रहा है, इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ बात करेंगे सिंध का आज बजट पेश किया गया है, उसमें क्या रहा, क्या प्रोसीडिंग रही, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है और इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान इस मामले पर झड़पें भी हुई हैं। तजावुजात गिराने के जो मामला आखिर कहां जाकर रुकेगा और जो लोग बेघर हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। FIA ने शहबाज शरीफ को शुगर इंक्वायरी स्कैंडल में 22 जून को तलब किया है और खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि वो पेश ना हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर बात करेंगे। अदील, प्रोग्राम का आगाज करूंगी, बताइएगा आज जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, आप वहां पे मौजूद थे, एग्जैक्टली क्या हुआ, प्रोसीडिंग क्या रही? ये मामला तो कल से शुरू हो गया था। देखें, जब बजट पेश होता है तो उसका जो अगला दिन होता है उस पे फिर ओपन लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं। तो कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने जाहिर इस पे बात शुरू की। चंद मिनट बाद ही हालात इस नैज पे पहुंच गए कि 20 मिनट का वक्फा लेना पड़ा। वो 20 मिनट का वक्फा फिर 3 घंटे तक चला गया। स्पीकर चैम्बर में बातचीत मुज़ाकरात होते रहे। वो 3 घंटे के डेडलॉक के बाद फिर कल आके स्पीकर को अनाउंस करना पड़ा कि इजलास जो है ये अगले दिन तक के लिए चला गया। लेकिन आज जो है ये तवक्को की जा रही थी कि आज भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जो ये हुकूमत की जानिब से ये जो हिकमत अमली अपनाई गई है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये किसी कोई आवाज कसने पर शुरू होने वाली लड़ाई नहीं है। ये बाकायदा ये प्लान्ड है, ये सारी जो मूव है। लेकिन अली नवाज अवान सब साथ हैं, अगर मैं चाहूंगी आप उन्हीं की तरफ मूव कर जाएं तो बेटर रहेगा। जी अली नवाज साहब, ये बताइए कि इतना अच्छा बजट जो है वो पेश करने के बाद आखिर क्या जरूरत पेश आई कि हुकूमत को ऐसा माहौल बनाना पड़ा? आप भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, ये हो क्या रहा है? ये तो ये काम तो अपोजिशन जो है वो करती है, ये आप कर रहे हैं। अली साहब को आवाज नहीं रही। अली जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अली नवाज साहब, आवाज अगर आ रही है तो ये बताइए कि ये बजट पेश किया जो बज़ाहिर बड़ा अच्छा बजट लग रहा था, हुकूमत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि ये माहौल बना दिया? ये माहौल तो अपोजिशन इस तरह का बनाया करती है बजट के दिनों में, ये तो हुकूमत ने ये माहौल बना दिया। ये हो क्या रहा है? अली की जो है वो लाइन इस वक्त हमें नहीं मिल रही है। मुझे आप बताइएगा कि आज की जो प्रोसीडिंग रही है, हमने आज की जो तमाम प्रोसीडिंग देखी, आप खुद बता रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव रहा सारा माहौल वहां पर। अच्छा, इसमें ऐसा हुआ कि आज भी जब ये इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद अपोजिशन भी आज तैयार थी। अपोजिशन भी आज तैयार थी और ये हुआ कि ये कैमरे लेकर जब लीडर ऑफ अपोजिशन की आज शुरू हुई स्पीच तो वो अपने मोबाइल कैमरे लेकर वो हुकूमती बेंचेस की जानिब आकर अपोजिशन के लोगों ने वो क्लिप बनाने शुरू कर दिए ताकि सोशल मीडिया पर लगाए जा सकें। उस पर स्पीकर साहब ने, जो सर्जेंट होता है, जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, उन्हें कहा कि यह काम आप ना करें, हाउस का जो तकद्दुस है इसको पामाल ना किया जाए। उनको मना करने की कोशिश की गई। अच्छा, इसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बाकायदा सीटियां लेकर आए हुए थे। हुकूमती जो बेंचेस पे बैठे हुए लोग थे उन्होंने सीटियां बजानी शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया और चंद मिनट बाद ही इजलास जो है वो 20 मिनट के लिए उसमें वक्फा लेना पड़ा। उसके बाद फिर आमिर डोगर, कासिम सूरी और शहरियार अफरीदी जो हैं वो स्पीकर चैम्बर में गए, फिर उनको उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर स्पीकर जब आए हाउस में तो उसके बाद फिर इसमें शिद्दत आ गई। जब शहबाज शरीफ बात कर रहे थे उनको आज ऐसा लग रहा था जैसे शहबाज शरीफ बजट पेश कर रहे हो और ये PTI वाले अपोजिशन में, मंजर ऐसा लग रहा था। आमतौर पे ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पूरा ये प्लान था और दोनों जानिब से प्लान था। दोनों जानिब अपनी तैयारी करके आए हुए थे।
और उनकी, अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो स्पीच है वो भी इतनी आमतौर पर तवील नहीं हुआ करती, आज उसने भी बड़ी तवालत इख्तियार की। और उसमें फिर यह हुआ कि आज जो हुकूमती बेंचेस में वुज़रा की मौजूद थी, उसमें जो थे शाह महमूद कुरैशी थे, शफकत महमूद थे, शीरी मजारी थी, असद उमर थे, अली अमीन गंडापुर थे, अली जैदी थे, परवेज घटक थे, जरताज गुल थी, और इसके अलावा जो इनके नामी ग्रामी लोग हैं वो मौजूद थे। बजट की जो कॉपीज थी वो डेस्क पे मारी जा रही थी, सिक्कियां बजाई जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। और इसमें फिर इस दौरान फिर ये मामला हुआ कि बजट की कॉपियां एक दूसरे पर ये फेंकने लग पड़े। आज मलिका बुखारी जो है वो जख्मी हो गई, उनके आंख में बजट की कॉपी लगी, वो जख्मी हो गई। इसके अलावा फहीम खान है वो जख्मी हो गए, उनकी उंगली पे जख्म आया। इसके अलावा दक्कम पेल देखी गई, सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा, एक दूसरे के गिरेबान को ये सब क्यों हुआ? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब में ज्वाइन कर लिया, आप उन्हीं से पूछ लें एग्जैक्टली आज हुआ क्या था। अली नवाज साहब, आप भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, ये अपोजिशन वाला माहौल आप लोगों ने खुद क्यों बना दिया? अच्छा अदील, देखें, ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसके लिए अपोजिशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है बजट के लिहाज से, या ओवरऑल बजट नहीं दिया, और गवर्नमेंट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरा भी उतना ही हक है, मैं अपने इलाके की अच्छाई या बुराई जो भी मैं समझता हूं मैं फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस करना चाहता हूं। हमें ये राइट ही नहीं दिया जा रहा। जब भी बात करने की कोशिश की जाती है बात ही नहीं सुनी जाती। बात शुरू होती है केसेस पे और खत्म हो जाती है केसेस के ऊपर। उससे आगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माफिया के खिलाफ केसेस है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात है, ये मसाइल, या एक आम बंदे के जिंदगी में जो मसाइल है वो सबसे बड़ा मसला है। हम उस मसले को डिस्कस नहीं करते और पर्सनलाइज किया हुआ है नेशनल असेंबली को। तो इसी चीज के ऊपर जब पिछली दफा बजट पेश हो रहा था, शौकत तरीन साहब से को बात नहीं करने दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन वोट लिया और तकरीर करना चाह रहे थे उस दिन उनको तकरीर नहीं करने दी गई। उसके बाद असद उमर साहब जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया था उनको बात नहीं करने दी गई। अभी पोजीशन भी असद उमर को मारने भेजे भागे थे असेंबली के अंदर, उनके पीछे पड़ गए। अगर ये कोई समझता है कि इस फ्लोर ऑफ द हाउस को माफिया की तरह वो चला के वो नहीं चला, अच्छी तरह पेश आएंगे, अच्छी तरह पेश आएंगे, गाली देंगे उनको जवाब मिलेगा, हाथापाई करेंगे उनको जवाब मिलेगा। अब तो माहौल खराब हो गया है। अब जाके आगे जो बजट की जो डिबेट है जाहिर है इसको वाइंड अप करना है, आप लोगों ने ही करना है। जो प्राइम मिनिस्टर भी शायद बात करें, शौकत तरीन साहब ने तो बात करनी है, 24 तारीख को उन्होंने करनी है बात, तो आपको भी अब ऐसा टफ टाइम मिलेगा, तो ये सारी बातें आपने ज़हन में इसके नताइज रखे होंगे। फिर भी यही बात है ना, नहीं ये बात ये देखे ना, ये हमेशा गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की, स्पीकर साहब ने हमेशा ये कोशिश किया है, इनको जब इन्होंने फ्लो मांगा है, जब इन्होंने बात करनी चाहिए इनको दिया गया, पर जब उस चीज का जवाब देने की बारी आती है ये बात नहीं सुनते। या तो ये शूटिंग शुरू कर देते हैं, या ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं, या वॉक आउट कर देते हैं, या कोरम की निशानदेही। ओ भाई, कोई चीज ये फ्लोर ऑफ द हाउस करना, लेजिस्लेशन है, म्यूचुअल कि अभी बिल आया हुआ है असेंबली में, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आना चाहते हैं, वो देखे बगैर उसकी मुखालफत हो रही। हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देना चाहते हैं, वो उनके राइट को मानते हैं, और उनको वोट देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वोट मिले, वो पाकिस्तानी अपने आप को ओन कर सके। पाकिस्तान में $30 अरब वो बाहर से रेमिटेंस की सूरत में भेज रहे हैं, पर उस पर वो एग्री नहीं होती। तो पाकिस्तान इस तरह आगे तो नहीं चल सकता ना। तो इनको बैठ के ये चीजें फिर डिसाइड करनी पड़ेगी। स्पीकर ऑफिस में हमने भी कहा हुआ है, इनकी ऑपोजिशन को भी आना पड़ेगा। अगर ये बात करेंगे और समझेंगे, हम उनका सुनना चाहेंगे, हम सुनने के लिए तैयार है, बट अगर जब हम करेंगे फिर इनको भी सुननी पड़ेगी। अली साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट होगा। अमूमी तौर पर जो हुकूमत होती है उसकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टॉलरेंस शो करेगी, बर्दाश्त शो करेगी। आज जो सब कुछ हुआ उसमें पता नहीं चल रहा था कि ऑपोजिशन कौन सी है और हुकूमत कौन सी है। तो ये देखे ना, ये हमेशा बड़ा जबरदस्त है इनका तरीका। ये कभी नॉर्म्स के पीछे छुप जाएंगे, कभी रवायात के पीछे छुप जाएंगे, कभी हम अपने कल्चर के पीछे छुप जाएंगे। और भाई, जो काम करना है पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप मुझे ये बताएं कि कैसे पाकिस्तान आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन और आम लोगों की हो, जो शर्फिया की लेजिस्लेशन वो तो हो जाती है,
जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था, 3 दिन के अंदर वो लेजिस्लेशन हो गई। जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं तो लेजिस्लेशन हो जाती है। और भाई जब आम गरीब आदमी की उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, मेरे 2 बिल फंसे हुए हैं। वो फूड सेफ्टी एक्ट में इस्लामाबाद के लिए लाना चाहता हूँ। 1960 का फूड सेफ्टी एक्ट है इस्लामाबाद के अंदर। मैं रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहता हूँ। 1973 का कानून है जो अभी तक इम्प्लीमेंट है। पूरे पाकिस्तान में और कानून है, इस्लामाबाद में और कानून है। बात ही नहीं करने दे रहे, बात सुनने नहीं दे रहे, बिल नहीं मूव होने दे रहे, लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे। मगर बजट के अगला रोज तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ओपन करते हैं, उनको बात नहीं करने दी गई। तो हुकूमत का इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, वो शायद नंबर्स ऐसे आए हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि सोच समझ के हुकूमत ये कर रही है। अदिल साहब, उन्होंने जितनी बॉलिंग करनी थी कर ली। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बॉलिंग कर रहे हैं और सारी बॉलें पीछे डालेंगे, बाउंसर्स आएंगे। अब ये बचें। अदिल, ये बताएं कि आप भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, आपकी जो वीडियो है वो काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या वजह है? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा 3rd ईयर इन द असेंबली है। आप उससे पहले मैं चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट में था, फिर आई वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकल गवर्नमेंट। तरीका करने का है कि आपको एक दीवार पे लगाया जाए। आप नारेबाजी करना चाहते हैं करें। अगर गवर्नमेंट कर रही है, वो समझती है कि आपने उनको नहीं सुना और हम उस पर नारेबाजी कर रही है, हमारा राइट है। अगर आप आके किसी को पुश करेंगे, किसी को गालियां देंगे, तो आप अगर से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो कि आगे से कोई आवाज नहीं आएगी, आराम से हम धक्के भी खा लेंगे, आराम से उनकी गालियां भी सुन लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जो जिस तरह ये अली साहब, लगता है ये तय कर लिया हुकूमत ने कि अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। हम फिर चाहते हैं कि देखिए, हमें लेजिस्लेशन के लिए जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके लिए हमें आ रहे नंबर्स पूरे हैं। पर हम फिर भी चाहते हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। शायद ऑपोजिशन कोई लॉजिकल बात करे जो मुश्किल है, पर अगर करे और उसके अंदर कोई अच्छी अमेंडमेंट आ सके तो हम तो तैयार बैठे। पर वो अगर करना ही नहीं चाहते और इसी तरह का रवैया रखना चाहते तो उनको जवाब भी वैसे। और आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा से लेजिस्लेशन भी होगी और उनको जवाब भी ऐसे मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नवाजवान, प्रोग्राम को आपने अपना टाइम दिया। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आपको पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या लग रहा है, क्या हुकूमत अब फ्रंट फुट पे आके खेल रही है? देखिए, हुकूमत, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो ये मामला उधर से शुरू हुआ था। जब उन्हें सिलेक्टेड कहा गया, जब उन्हें बात नहीं करने दी गई, उन्होंने भी फिर हेडफोन लगाकर बात की। उसके बाद से फिर लेजिस्लेशंस का जो अमल था उसमें इनको लेजिस्लेशंस नहीं करने दी गई। जब भी प्राइम मिनिस्टर ने बात करना चाहिए, उसके बाद बाकायदा अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम दिया गया। उसकी एक रीजन ये भी थी कि हुकूमत जो है वो एक प्रेशर में भी थी। प्रेशर क्या था? इकोनॉमी का प्रेशर था। और वाकई ये एक ऐसी चीज थी कि इकोनॉमी के मामले पर अगर अपोजिशन टफ टाइम देती तो हुकूमत को काफी ज्यादा वो टफ टाइम दे सकती थी। लेकिन उसने अपने जो इश्यूज हैं और इल्जामात जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म के वो लगाए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह के मामलात पे ज्यादा फोकस रखा। हुकूमत अब चूंकि ये जो 3.94 का फिगर आया है ना जी, ये जो ग्रोथ का फिगर आया है, इसने हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बूस्ट कर दिया। उसके बाद फिर और कुछ एदादो शुमार ऐसे आए जो इशारे हैं बहुत पॉजिटिव है, दुनिया तारीफ करने लग पड़ी। फिर इन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट बजट पेश किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, इतना कॉन्फिडेंट बजट जो है आमतौर पे हुकूमतें पेश नहीं किया करती। बड़े कॉन्फिडेंस से बजट पेश किया, पंजाब का भी इसी तरह किया। अब इमरान खान उस फेज में आ गए हैं कि अब उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब इस अंदाज में मामला नहीं चलेगा और अब ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत होना तो यह चाहिए था कि अपोजिशन टफ टाइम देती इस बजट में, लेकिन उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाएगी। हालांकि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें तमाम चीजें तय पाई कि 30 जून तक ये इजलास चलेगा, 29 जून को ये बजट मंजूर हो जाएगा, 24 जून को शौकत तरीन वाइंड अप करेंगे, 40 घंटे की डिबेट होगी। लेकिन इस सब को तय करने के बावजूद हुकूमत नहीं तय, उसकी रीजन सिर्फ वो कॉन्फिडेंस है जो इमरान खान इस वक्त गेन कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में यह मामला आपको सिर्फ ऐवान में ही नजर नहीं आएगा, यह मामला आपको मुख्तलिफ केसेस की सूरत में भी नजर आ सकता है। यह मामला आपको जो पब्लिक गैदरिंग से खिताब में भी नजर आ सकता है, क्योंकि
जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं तो जो कॉन्फिडेंस उनको अब 2.5-3 साल बाद मिला है, और उसकी वजह वो इशारे हैं, उसके बाद से वो जो पुराना गुस्सा चला आ रहा है उनकी विक्ट्री स्पीच से लेकर अब वो तमाम चीजें जो हैं उनका रिएक्शन हुकूमत की जानिब से नजर आएगा। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन भी किया अली नवाज साहब से, ये मामूली बात नहीं है। इन्होंने अपने इसका जो इंपैक्ट आना है, क्या आप जो शौकत तरीन जब वाइंड अप करेंगे तो वो जो उसमें रिएक्शन नहीं आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने आगे आके बात करनी है इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज पे, उस पे रिएक्शन नहीं आएगा। आज अपोजिशन की जानिब से वो रिएक्शन आया है। अदिल रिएक्शन आएगा, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है हुकूमत में, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चीजें एक ट्रैक पे भी जा रही हैं, बट द पॉइंट इज के जो भी हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, बेशक मैं अपोजिशन हुकूमत दोनों की बात करूं, एक अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है, आपको नहीं लगता कि वो खत्म हो रहा है? किसमें बर्दाश्त नहीं रही है? असल में देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामान की बात नहीं होती। हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं मुख्तलिफ जो बड़े बड़े मुल्कों के ऐवान होते हैं, वहां पर कुर्सियां भी चल रही होती हैं, वहां पर भी गालम गलोच हो रही होती है। बल्कि यहाँ तो फिर भी हम वो एक ज्यादा से ज्यादा एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि ऐवान मछली मंडी बन गया। लेकिन इस तरह के जो आज जिस तरह के मनाजिर देखने में आए हैं वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, कि अरकान आज जख्मी भी हो गए, और किस तरह के स्पीकर को एक ग्रेड 16 के सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर ये कहना पड़ा कि ये MNAs को पकड़ो, इनको साइड पे करो, ये आपस में ये गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। लेकिन इसमें खबर जो है ना, वो असल में दिलचस्प ये है कि हुकूमत ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया है, मतलब वहां जब मैं गैलरी में बैठा था, वहां पर सहाफी देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हुकूमत देखें क्या करती है कि बजट मंजूर करवाना है ना, बजट का बड़ा प्रेशर होता है, और ऐसे मौके पे जिस सिचुएशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन पे तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर है जब इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई हुई है। ऐसे में खुद माहौल खराब करना, ये असल खबर है कि इसके पीछे क्या मामलात हैं, और इसमें मामला यही है कि हुकूमत तय कर चुकी है कि दमादम मस्त कलंदर होगा, और आमतौर पर यह अपोजिशन किया करती है। आज तो बिल्कुल उलट मनाजर देखने को मिले, और इसकी रीजन ये कुछ नई नहीं है, ये होना था। लेकिन वो होना तब था कि इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने प्रेशर से निकल के ऐसा करना था, और वो प्रेशर से 3.94 के उस इशारिये ने निकाला है, और वो जो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, और इसके अलावा को गैर मुल्की ये जो इदारे हैं उनकी जानिब से रेटिंग्स आ गई, तो वो उसने जो बूस्ट दिया है, और उसके बाद ये चीज जो है अब देखने को मिल रही है। ठीक है दिल, ब्रेक का टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के पब्लिक न्यूज के ब्यूरो चीफ कराची मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कराची में जो भी ऑपरेशन चल रहा है तजावुजात गिराने के हवाले से, उसमें आखिर मामलात कहाँ तक जा रहे हैं, और जो बेघर हो रहे हैं अफराद उनका क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सब पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज कराची काशिफ मुनीर साहब। काशिफ साहब बताइएगा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। आज कौमी असम्बली में तो काफी गहमा गहमी रही है, सिंध का बजट भी आज पेश किया गया है, सिंध असम्बली में क्या प्रोसीडिंग रही और बजट कैसा था? जी, सिंध असम्बली में भी काफी शोर शराबा रहा। आपकी कौमी असम्बली वाली सूरत हाल तो नहीं रही, लेकिन यहाँ भी जो है वो काफी शोर शराबा था। अपोजिशन जो है वो काफी जो है वो बजट के हवाले से जो है उसने टफ टाइम दिया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। अगर आप जहां तक बजट की बात करें तो काफी कॉस्मेटिक चीजें तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी, मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम मामला ये है कि तनख्वाहों में 20% इजाफे की बात की है, और जो कम से कम तनख्वाह है वो 25,000 रुपए तक जो है उस पर कर दी है। मुख्तलिफ अलाउंसेस दिए गए हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन को। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के महकमे के अंदर जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 15% उसमें इजाफा करके 7.25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 250 हाइब्रिड बसेस की बात की है। हमारी बदनसीबी ये है कराची और सिंध वालों की कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है, हर दफा इस तरह की हाइब्रिड बसेस, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं कि ये चीजें होंगी, ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर होगा, लेकिन कराची के नसीब ये है कि बदकिस्मती के इतना बुरे हालात हैं कि आज ये बात जब हम और आप कर रहे हैं, इसको अगर रिकॉर्ड रख लें, जब अगला बजट आएगा तो ये 250 हाइब्रिड बसेस नहीं आएंगी। ये बजट में रख दिया जरूर जाएगा, लेकिन कराची वालों को हाइब्रिड बसेस नहीं मिलेगी, चिंची सवारियां जरूर मिल जाएंगी। अच्छा काशिफ साहब बताइएगा कि आज कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रहा, जिसमें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा, ये ऑपरेशन इस वक्त कहां कहां किया जा रहा है, कौन कौन से इलाके में किया जा रहा है?
जी, कराची में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसको आज सारा दिन टीवी की स्क्रीन पर रहा। ये अलादीन पार्क का एरिया है राशिद मिन्हास रोड पर, इसके बराबर में पवेलियन एंड क्लब है। ये बहुत जो लोग कराची में रहते हैं मशहूर व मारूफ जगह है अलादीन पार्क, काफ़ी बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो इंक्रोचमेंट इस तरह से हुई है कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसको दे दिया गया है। 52 एकड़ की जगह में से तकरीबन 50 से 60 एकड़ जगह पर जो है यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी है। पवेलियन एंड क्लब बनाया गया जो माजी के अंदर नहीं था। शॉपिंग सेंटर बनाया गया जिसके अंदर 650 दुकानें, यानी जो केएमसी का रिकॉर्ड है वो बताता है 280 दुकानें और 650 जा रहा था। यानी आज के दिन के अंदर जो इनको पैसे मिल रहे थे ऑफिशियल वो 3 करोड़ 65 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन अगर ये ऑफिशियल फिगर हटा दिया जाए तो आप सोचेंगे 280 ऑफिशियल दुकानें और 650 जो है वो जिसकी तो तादाद नहीं है उसके पैसे कहाँ जा रहे थे, इसका जवाब आपको शायद नहीं मिलेगा। जहां आपने इंक्रोचमेंट की बात की, इसके अलावा गुजर नाला है कराची के अंदर जिसका आप हमेशा सुनती रहती होंगी, वैसे भी बारिशें आने वाली हैं। औरंगी नाला है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट पर जो है हुक्म इम्तना खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर भी ऑपरेशन का काम शुरू कर दिया है। कश्मीर रोड कराची में एक जगह है जहां पर इसी तरह का एक बहुत बड़ा पार्क था, उस पर भी इंक्रोचमेंट हुई है। कराची के अंदर आपको अगर आप सूरत में बताऊं तो बड़ी तादाद में पार्क हैं, मैदान हैं जिसमें चाइना कटिंग हुई है। अगर चाइना कटिंग जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, चाइना कटिंग किस तरह कराची के इस्तेमाल होती है कि कोई पार्क है, मैदान है, उसका एक हिस्सा जो है वो कमर्शियल किसी को दे दिया जाता है कब्जा करके, और इस तरह शहर भर में इस तरह के हजारों मैदानों पर कब्जा किया हुआ है। काशिफ साहब ये बताएं कि ये अलादीन पार्क, औरंगी और गुजर नाला, कश्मीर रोड, ये जो ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं इम्पैक्ट कितना है, कितने सैकड़ों बीसियों कितने लोग जो हैं अफेक्ट होंगे इससे? जैसे मैंने आपको बताया कि अलादीन पार्क का जो शॉपिंग एरिया था उसमें 650 के करीब जो है वो दुकानें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार कई सालों से मौजूद थे, लेकिन असल बात यह है कि इलीगल जगह है, ये यकीनी तौर पर मुतासिर होंगे। जहां आपने नालों की बात की, कराची के अंदर नालों के इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी रहती है, और ये नालों के इर्द गिर्द जो आबादी रहती है ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आबाद हुई है। अगर हम देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये तीसरा टेन्योर है, और तीसरे टेन्योर के अंदर आज तक नाले साफ नहीं कर सकी है, नाले के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको नहीं रोक सकी। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आबादी रहती है, वो कैसे आबाद हुई सबसे पहले तो मामला ये है। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर काम जरूर हो रहा है, लेकिन आप यकीन रखिए कि अगर इसमें जरा सी भी सुप्रीम कोर्ट इनको ढील देगी तो दोबारा यहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे, यहाँ पर थाने मौजूद हैं, यहाँ पर केएमसी मौजूद है, यहाँ पर एसपीसीए मौजूद है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट जारी है। कितने अंदाजन घर होंगे, कितने घर हैं, कितने लोग रह रहे हैं, ये कुछ सैकड़ों में हैं, ये कितने हैं? नहीं सर, सैकड़ों की तो बात ना करें, हजारों से ऊपर की तादाद है यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आबाद हैं। कुछ मामला ऐसा है कि कुछ बिल्कुल मुंह पर आकर, यानी जहां पर रहा जा सकता है, और आगे लोगों ने जो है वो नाला बंद करना शुरू कर दिया है। नाले के अंदर जो है वो कचरा डाल डाल के उसको बंद करके जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये सारा मामला ये है कि इस तरह जो है कब्जा किया जा रहा है। और तो ये लोग जाएंगे कहां? ये तो देखें कानून पर भी अमल करना है, जाहिर है अदालत का हुक्म जो है उस पर भी अमल करना है, और अदालत का हुक्म बिल्कुल जायज भी है, दुरुस्त भी है कि जाहिर है अगर गैर कानूनी जगह पे बनाए, लेकिन जाहिर है बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा जब उन्होंने कोई जगह खरीदी होगी, घर लिए होंगे। अब ये लोगों का अगला अल्टरनेट प्लान इनका क्या होगा, इनको कहां मूव किया जाएगा? वैसे ऐसा बहुत कम है कि लोगों को ना पता हो कि यहाँ पर जो है इनकी जो जगह हैं इनको पता नहीं। सबको पता है कि ये गैर कानूनी और तजावुजात जगह है। कम कीमत पे यहाँ जगह मिल जाती है, यहाँ लोग रह लेते हैं। सिंध हुकूमत को कहा गया है इस हवाले से कि आप इन लोगों को एक मुनासिब रकम फराहम करेंगे और इनके लिए जो है जगह का इंतजाम भी किया जाए। लेकिन बात यह है कि अदील साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है, एक पूरा माफिया है जो यहाँ पर लोगों को आबाद करता है। यहाँ सिर्फ आप नालों की बात ना करें, जो खाली जमीन की आपको नजर आएगी, एक माफिया वहां लाके लोगों को आबाद करता है और उस जगह पर कब्जा करता है। तो ये कराची की बदनसीबी है कि कराची में बड़े पैमाने पर इसी तरह इंक्रोचमेंट की जाती है। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा, जिस तरह से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दुरुस्त है, गैर कानूनी तजावुजात होंगी तो उनको हटाना भी बनता है, दूसरी तरफ गरीब अवाम है उनका क्या होगा, ये दो चीजें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन बीच में एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग इनको दे रहे हैं ये जगह, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्लान होता है जिसके तहत एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, तो क्या उस प्लान को कौन फॉलो करवा रहा है, किस तरह से चीजें देखी जा रही हैं?
मैंने आपको बताया जैसे कि कराची के अंदर एक पूरा माफिया काम करता है कि वो लोगों को आबाद करता है। यानी अगर आप उसको लुक आफ्टर मिसाल करने लें, के लिए कोई नहीं है। उसको लुक आफ्टर ऐसे होता है कि थाने की सतह पर पैसे दे दिए जाते हैं, उसको जो वहां का मुकामी मामलात होते हैं वो सब काम पैसे की सतह पर किए जाते हैं। आप सिर्फ इस तरह की बात करिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो मेन शाहराह फैसल है यानी कराची का मेन आर्टरी जहां से आपको हर जगह की मूवमेंट नजर आती है, वहां पर नाले इंक्रोच हो गए। वहां पर अगर आप देखें एक जो टावर है उसके हवाले से बताया गया, इतना बड़ा टावर बना दिया, पूरी इंतजामिया को नजर आया है वहां पर वो टावर बन गया। तो कराची में एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत ये आबादकारी की जाती है, इंक्रोचमेंट की जाती है और बड़े पैमाने पर इस पर पैसे नीचे से ऊपर तक दिए जाते हैं और ये काम आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कराची का जितने मुख्तलिफ एरियाज हैं जो शहर को कनेक्ट करते हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट की जा रही है, लोगों को आबाद किया जा रहा है और वहां पर जो है इस तरह कब्जे किए जा रहे हैं। अच्छा काशिफ, अभी दिल ने बात भी की है कि ऑल्टरनेट प्लान क्या है, लेकिन वो ऑल्टरनेट प्लान बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो ऑन द मूवमेंट जो चीजें हो रही हैं, इसको किस तरह से टैकल अप किया जाएगा, यहाँ पर लोगों को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? ये कोई आज का ऑर्डर नहीं है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। इन लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो है वो जो रह रहे हैं वो इलीगल जगह है और पिछले दिनों एक स्टे लिया हुआ था, तो इस पर स्टे उनका बनता नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं कि पहले किसी ने एक कमरा डाला कच्चा, उसके बाद यहाँ पर नाले के इर्द गिर्द 4-4 मंजिला जो है वो घर बनाकर किराए पर और जो है फरोख्त किए गए हैं। और कमाल ये है कि यहाँ पर जो इंतजामिया है उसने आंखें बंद की हुई है, तोड़ने के लिए वो जरूर आ गई, लेकिन जब ये इमारत बन रही होती है, अगर आप कराची के किसी गली मोहल्ले के अंदर किसी इलाके के अंदर तामीरात करने जाएं, रेत उतारें या जो आपके ब्लॉक्स हैं वो उतारें, फौरी तौर पर वहां के इलाके का इंस्पेक्टर आ जाएगा अपने पैसे लेने। लेकिन जब इस तरह की इमारतें बन रही होती हैं तो कोई आपको चेक करने नहीं आता, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पैसा जा रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, अपने प्रोग्राम का टाइम दिया, पूरी गुफ्तगू सुनी ने, पूरा बताया कि इस वक्त वहां चल क्या रहा है। अब जो लोग रिसेंट या जो पहले भी और जो आगे प्लान में भी जो तजावुजात गिराई जाएंगी, इस दौरान जो लोग बेघर हो रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार होगा, इनको कौन जगह देगा? देखें, असल में इसमें जो कसूर है ना, ठीक है, अगर लोगों ने जानते बूझते हुए यहाँ घर लिए भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त तो ये इसमें एक इंसानी एंगल भी जो है आ गया है। जाहिर है अब हुकूमत जो है वो उन्हें रकम देगी, को मुतबादल देगी, ये को रातों रात तो हो नहीं जाएगा, लेकिन एक गलत काम तो हुआ है। और देखें, अजीब बात यह है इसमें कि जो लोग इस वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने अदालती हुक्म को जो अमली जामा है वो तो पहनाना है ना, उसको इम्प्लीमेंट तो करना है। यही लोग, यही इदारे गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट्स कर रहे थे, यही लीज पर दे रहे थे, यही जब कब्जे हो रहे थे तो आंखें बंद किए हुए थे, यही लोग माल बना रहे थे। अब यही लोग अपनी जाहिर नौकरियां बचाने के लिए आकर वो घर गिरा रहे हैं। असल में ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये इस्लामाबाद में भी इस तरह के इश्यूज हैं, ये मुल्क के तमाम बड़े शहरों के इश्यूज हैं। ये जो अथॉरिटीज हैं, ये अथॉरिटीज उस वक्त माल बनाती रहती हैं, इनके जो लोग बैठे होते हैं अफसरान, फिर ये रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन एंड पे जाहिर है जब कानून अपना रास्ता खुद बनाता है तो उसमें अफेक्ट आम आदमी होता है। तो एक मरतबा जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे कि अब वक्त आ गया है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन लोगों, ये कोई बात नहीं कि जी रिटायर हो गया मामला खत्म हो गया, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज तक यहां ऐसा ही होता आया है। और ये इस्लामाबाद में देख लें, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज जो सीडीए है, ये हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जब वो बन गई। और हमारे लेजिस्लेटर्स ने क्या किया? ये सिर्फ अथॉरिटीज का या सीडीए का या वहां पर कोई केएमसी का सिर्फ कसूर नहीं, हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं ये भी आंखें बंद करके बैठे होते हैं। मतलब सीडीए के हवाले से जिस तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इन्होंने दहाइयों कोई कानून साजी ही नहीं की। जब कानून नहीं बना, रेगुलेशंस नहीं बने, तो उसके बाद फिर चीजें लेकिन नदीम, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर फिर हालात बेटर हैं, क्योंकि एक प्लान है, एक मास्टर प्लान है जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो कराची में चीजें इस हद तक खराब क्यों हो चुकी हैं कि नालों के इर्द गिर्द तजावुजात बन रही हैं, मॉल्स और इवन के जो कुछ ऐसे इलाके थे जो जहां पर पार्क्स बनने थे, वहां पर भी कमर्शियल एरिया बनाकर चीजों को इस तरह से आगे लगाया जा रहा है। ये रियासत की जिम्मेदारी है अपने शहरियों को छत फराहम करने के हवाले से उनको ये मौके भी देना, लेकिन जब कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, कानून जो है वो 50-50 साल बने पुराने पड़े होंगे, आबादी इतनी बढ़ चुकी है,
नए जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो किए जा रहा है, लेकिन जो सरकारी जो इस हवाले से प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो सोए रहते हैं, और उसमें होता कि आबादी बढ़ी जा रही है और उसमें फिर यही तजावुजात और ये सब कुछ होता है। बहरहाल इसमें अब बड़ी ये जो इंसानी इसका जो एक एंगल है वो ये है कि अब सिंध हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये गैर कानूनी जगह पर बने हुए थे, जाहिर है अदालत का हुक्म है, उसको इंप्लीमेंट होना है, तो इन लोगों को जल्द अज जल्द वो छत फराहम की जाए, क्योंकि आखिर इस तरह तो नहीं हो सकता कि इनको कोई रकम मिलेगी रातों रात घर बन जाएंगे या इनको मुतबादिल जगह बने बनाए को घर मिल जाएंगे। तो ये बड़ा इसमें एक इंसानी एंगल भी इसमें मौजूद है। ठीक है दिल, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात कुछ कम नहीं हुई हैं और FIA ने शहबाज शरीफ को शुगर इंक्वायरी स्कैंडल में 22 जून को तलब किया है और कहा गया है कि अगर वो तलब ना हुए तो शायद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज FIA ने शहबाज शरीफ साहब को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने 22 जून को उनको जाती हैसियत में तलब होने का भी कहा है। अदील, मैं आपसे जानना चाहूंगा एग्जैक्टली FIA ने अपने इस नोटिस में क्या क्या बातें कही हैं और क्या आगे होने जा रहा है इस केस के हवाले से। देखें, ये जो नोटिस शहबाज शरीफ साहब को सर्व किया गया है, इसमें उन्होंने कहा गया है कि वो 22 जून को ज़ाती हैसियत में पेश हों। यहाँ बड़ी अहम बात है कि ज़ाती हैसियत में, ये नहीं कि वकील के ज़रिए पेश हो जाए तो हाज़िरी हो जाएगी, ज़ाती हैसियत में शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हों। और जो क्वेश्चनर दिया गया है इसमें 4 सवालात जो हैं उनको दिए गए हैं कि इनके जवाबात देने हैं और साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चीज़ों के लेकर आने हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस मामले में करते क्या आए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस मामले में ये करते आए हैं कि 19/11/2020 को उनको जो 5 सवालात जो हैं एहतसाब अदालत से इजाज़त लेकर उनको सुप्रीडेंट जेल के जरिए सर्व करवाया गया, या क्वेश्चनर है। फिर 18/12/2020 को इन्वेस्टिगेशन टीम कोट लखपत जेल जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे अपनी काउंसिल से बात करनी है, उसका जवाब नहीं देते। फिर उसके बाद एक और मामले पे फिर वो अता तारड़ साहब पर मामला डाल देते हैं कि जो अता तारड़ जो हैं वो जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं वो सबमिट करेंगे जवाब। फिर उसके बाद 8 जनवरी 2021 को जब दोबारा टीम जाती है, तो यानी मामला ये खुद शहबाज शरीफ साहब उनकी जानिब से कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा, कोई एविडेंस नहीं दिए जा रहे। मामला क्या है? मामला ये है कि FIA ये कह रही है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 25 अरब रुपया 2008 से 2018 के दरमियान इनकी जो रमज़ान शुगर मिल, अरेबिया शुगर मिल, इनके जो लो वेज मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में ये रकम, नाजायज़ तरीके से कमाई गई रकम जो है ये मुंतकिल की गई, और ये 25 अरब रुपए का ये केस है। बहुत ये संगीन नोयत का केस है, ये कोई मामूली केस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पर 2 बड़े केसेस हैं। एक तो आमदन से ज़ायद असासों का केस है ना, वो भी एक खतरनाक केस है, लेकिन वो मामला नैब डील कर रही है। ये मामला चूंकि शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम चूंकि FIA इस मामले को देख रही है, तो इस मामले में 4 सवालात उनके सामने रखे गए हैं और कहा गया है कि इनके अगर आपने इग्नोर किया, इस मर्तबा अगर आपने अवॉइड किया तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और इसका मतलब यह होगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। पहला सवाल जो इस नोटिस में यह कहा गया है कि FIA के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 25 अरब रुपए जो हैं वो उन अकाउंट्स में जो कि ऑपरेट हो रहे थे आपकी कंपनी के लो वेज मुलाजमीन के नाम पर, उनमें ये डिपॉजिट हुए, उनमें ये मूव करते रहे। आपका कोई इनसे लेना देना है? अगर नहीं है तो फिर ये बताएं कि 50 लाख रुपए का औरंगजेब भट्ट साहब से जो चेक लिया था वो आपकी फिर कंपनी के एक लो वेज मुलाजिम के अकाउंट में गया, ये मामला क्या है? वो आपने रिसीव किया था। दूसरा मामला जो है वो सलमान शहबाज साहब से मुतल्लिक है कि उन्होंने वो जो रकम है आपके बिहाफ पर बल्क कैश लिया, और ये फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंसी जो कैंप ऑफिस था मॉडल टाउन लाहौर में, और इसको ट्रांसपोर्ट किया गया बुलेट प्रूफ ग्रीन लैंड क्रूजर में शरीफ ग्रुप के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि मॉडल टाउन में है, और इसमें फिर कहा गया कि इसको मुख्तलिफ अकाउंट्स में इसके बाद डिपॉजिट करवाया गया। फिर जो तीसरा सवाल है वो ये है कि FIA के पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये रकम
हुंडी और हवाला के जरिए बैरून मुल्क में भिजवाई गई, और जो ये अकाउंट से, जो लो वेज एम्प्लॉइज के अकाउंट से, बेचारे चंद हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन थे, अरबों रुपए इनके अकाउंट्स के जरिए फिर ये बाहर भिजवाई गई। और बैरून मुल्क में जो 4 जायदादों के हवाले से खास तौर पर और कंपनियों के हवाले से, उनका आपकी इन जायदादों से आपकी फैमिली का या आपका क्या ताल्लुक है। अब इन सवालात के जवाब शहबाज शरीफ के पास आखिरी ऑप्शन है, और ये तमाम चीजें जो हैं मारिया, जिस तरह हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि ये मामलात आपको सिर्फ असम्बली में, पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे, ये मामलात आपको आगे एहतसाब में, आपको आगे मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज में, क्योंकि ये जो मामला है इसमें आपको तेजी जो है आती दिखाई दे रही है, बड़ा इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, चलो आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।